हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे गोग्रो चैनल पे। मैं श्वेता और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में, जिसे हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। जब हम प्राइमरी में सिलेक्शन हमारा होता है किसी भी एजुकेशन एरिया में, जब हमारा सिलेक्शन प्राइमरी में होता है या हमारा सिलेक्शन सेकेंडरी में होता है, तो ये एनसीएफ वाला जो टॉपिक होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट आज हम बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना है। ठीक है, यानी बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ जो उन्हें ऐसा कभी महसूस ना हो कि उनका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे चल के पढ़ते हैं तो बोलते हैं अब मैथमेटिक्स की क्या ज़रूरत थी या अलजेब्रा की क्या ज़रूरत थी, हमारा साइन कॉस थीटा हमारा कहाँ यूज़ होगा। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का यूज़ प्रॉपरली होता है। बच्चों को यही फील करके आपको पढ़ाना है कि जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को मतलब कम करना है, कि हर ज्ञान का हमारा यूज़, जितना भी हम पढ़ते हैं या जो भी सीखते हैं उसका यूज़ हमारे जीवन में होता ही होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना भी आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि इसका उदाहरण यानी ये कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो हमारी है ये कहाँ से ली गई है 2005 वाले की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था सभ्यता और प्रगति पे, यहाँ से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ये जितना भी ब्लू से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको सारा कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा संविधान की किस सूची में है, तो आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में दिया गया है। यह कितनी भाषाओं में? ये सभी भाषाओं में है। आपके पास ऑप्शन आ सकता है यह 22 भाषाओं में है, ये 20 भाषा में है, 21 में है या सभी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि ये है सभी भाषाओं में है। ओके, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। देखिए अभी ये लागू हो चुका है, अभी जो हमारा चल रहा है 2005 वाला यही अभी चल रहा है, जिसके बेस पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और आगे की शिक्षा उन्हें देते हैं। इसी आधार पे, इसी कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे अभी शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, नवीनतम इसलिए कि अभी इसी आधार पे दी जा रही है, लेकिन उसके बाद हमारा अगर हम बात करें तो हम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात अभी हम करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी की बात करेंगे, एनईपी 2020 की, जो अभी प्रॉपरली लागू नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, इनके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो शायद ये आपका मिस कर दें और पूछ दें, इसकी जगह कुछ और रख दें और पूछ दें कि कौन सा आपका है जो इसमें नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए एज अ टीचर कि ज्ञान, उनके जितना भी उनका ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी जो उनका पढ़ाई का जो भी उनका दायरा है, जो भी एरिया है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइमरी टीचर हैं वो कुछ गा के, कुछ एक्टिविटी करके उन्हें सिखाते हैं। उसका मतलब यही है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक नहीं, ये नहीं है कि हिंदी की कुछ कविताएं हैं या हिंदी का कुछ सारांश है या
या इंग्लिश का या मैथ का कोई एक पॉइंट है जिसे आप रटवा दें और बात ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि पाठ्य पुस्तक तक वह केंद्रित ना रहे। ठीक है, कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि बहुत सारे टीचर प्राइमरी टीचर होते हैं जो नाच के, गा के और बच्चों के साथ क्रिएटिविटी करके बच्चों को सिखाते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जैसे कि आपने देखा है पहले, जो अगर किसी ने प्राइमरी पुस्तकें देखी होंगी तो उसमें भारत के जो मूल सिद्धांत हैं वो आपके प्राइमरी किताब के बैक पेज पे होते थे। ऐसे भारत के मूल सिद्धांत वो क्यों होते थे? क्योंकि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान रहे विद्यार्थी, इसलिए तो राष्ट्रीय मूल्यों की उन्हें जानकारी देनी चाहिए बच्चों को कि जो भी हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं या फिर जो भी हमारे राष्ट्र हित में नेताओं ने किया है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति इनकी आस्था बनी रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, और ये 5 पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको ये 5 के 5 ही किसी भी तरीके से रटने हैं, याद करने हैं, समझने हैं, या जैसा भी आप कर सकते हो वैसा आपको करना है। ये मूल सिद्धांत हैं, ऐसे समझ लो। एनसीएफ 2005 के मूल सिद्धांत यही है। इन्हीं के आधार पे हम पूरा एनसीएफ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे हल किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में है। शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में है। बच्चों के आकलन का दैनिक गतिविधियों का तरीका सही है, यानी बच्चों का जो आकलन करना चाहिए वह दैनिक आधार पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज बच्चे ने कुछ क्रिएटिविटी करी, आप उसको परसों चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका आकलन आपको उसी दिन करना है, दैनिक आधार पे करना है। गतिविधियों का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपने उनका होमवर्क चेक किया, उनकी ऑल क्रिएटिविटी, चाहे मात्रात्मक उनका अनुभव हो या गुणात्मक अनुभव हो बच्चों का, वो आपसे साझा करें, आप उनका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें सारे गेम, संगीत, या किसी को तबला वादन या हारमोनियम वादन, या बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी क्रिएटिविटी है उसको आपको बाहर निकाल के लाना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनका भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव देहात से जिन प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, टीचर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलनी है। बच्चों को, टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे पढ़ें, चीज़ों को समझें, रटे नहीं, और उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना है जैसा वो बोलते हैं, जैसे उनकी मदर टंग है, उसी आधार पे बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनसीएफ ने किन किन बातों पे ध्यान केंद्रित किया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए बोझ के बिना शिक्षा, या एक आपने देखा होगा शिक्षा बिना बोझ, ठीक है, या बोझ के बिना सीखना ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आनंददायक अनुभव, यानी वही चीज़ आ गई कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के आधार पे बच्चों को सिखाना चाहिए। और परीक्षा के लिए एक आधार बनाने और बच्चों को तनाव से दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से दूर जाना, इससे पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई थी। यानी इस तरीके की शिक्षा बच्चों को दी जाए जो उन्हें वर्डन नहीं लगे। ठीक है, बच्चों को वर्डन ना लगे और बहुत आनंदपूर्ण तरीके से वो चीज़ें सीखें। उसके बाद है 14 साल की उम्र तक एक बच्चे को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देना। ये भी एक सिफारिश की गई थी कि किन बातों पे एनसीएफ को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में ही आपने देखा होगा हमारा अमेंडमेंट जो आया था कि निःशुल्क शिक्षा वाला, 14 साल से के बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चाहिए, फ्री एजुकेशन। ठीक है, इसी एक आधार पे, इस आधार पे जो एनसीएफ ने कहा था, इसी आधार पे 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा की
वरीयता दी गई है। ठीक है। अब जेपी नायर ने भारतीय शिक्षा के समानता, गुणवत्ता और मात्रा को मायावी त्रिकोण के रूप में वर्णित किया है। ठीक है। अब जैसे मायावी त्रिकोण इस तरीके से आपका बनाया गया, इसमें लिख दिया गया ऊपर समानता, ठीक है, ये हो गया गुणवत्ता, मात्रा। ठीक है। इस तरीके से कुछ एक त्रिकोण बनाया है जेपी नायर ने, याद रखना। उसके बाद में भारतीय संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया है कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए, जिसे हम आगे चल के समावेशी शिक्षा के आधार पर पढ़ेंगे, जिसे हम प्रॉपर तरीके से बीएड और डीएलएड की बुक्स में एक समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो वो भी हमारा एनसीएफ 2005 से ही लिया गया है। देखिए, एनसीएफ 2005 इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पे अभी तक जो भी नवीनतम जो प्रणाली चल रही है हमारी करिकुलम की, वो भी यही चल रही है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के सुझाव और सिफारिशें। इसके बाद सुझाव और सिफारिशें क्या दी गई थी वो भी हम पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाई के अधिक दबाव से मुक्त कर स्कूल शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 निम्नलिखित सिफारिशें करता है। विषयों की सीमाएं हटाई जाए ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिले और चीज़ों को समझने में खुशी और आनंद अनुभव हो। ठीक है। बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो, अगर आपने साइंस पढ़ाई है, आपने मान लो कि कोई साइंस में मान लो आपने प्लांट्स के बारे में आप बता रहे हो, आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहे हो, तो वो आपको, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी थोड़ा मिस हो रहा है हिंदी का, तो उसको आपको पूरा प्रॉपर बच्चों को कि कैसे पेड़ लगाया जाता है, ये आपका बीज होता है, ये उगाया जाता है, ये आपकी मिट्टी होती है, और कैसे वो ग्रो करता है, उन्हें प्रैक्टिकली तरीके से उन्हें बच्चों को बताना चाहिए, जिससे उन्हें आनंद भी होगा, उन्हें कुछ महसूस होगा कि हाँ ये हम कुछ कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी आप कर रहे हो। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो क्रिएटिविटी करने में आनंद आता है और वो सीखते भी हैं, और उन्हें समग्र ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिफॉर्मूला, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया जाए, जिसमें आदिवासी भाषाओं को सहित बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत देने पर जोर दिया जाए या जोर हो। यानी अब देखो तो हमारा भारत देश है वो लैंग्वेज के हिसाब से, जो स्टेट बने हैं वो लैंग्वेज के हिसाब से बने हैं, भाषा के आधार पे बने हैं कि महाराष्ट्र में आपकी मराठी बोली जाती है, या आपकी तेलुगु, या फिर और अन्य भाषाएं होती हैं। हमारे अगर देखा जाए किसी एक राज्य में भी आपकी, जिसे बोलते हैं कि लैंग्वेज डिवाइडेशन राज्य के अंदर भी होता है, स्टेट के अंदर भी आपका लैंग्वेज डिवाइडेशन होता है। कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं ब्रज बोली जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो हमारी अब क्या है कि आदिवासी भाषाएं थोड़ी अलग होती हैं, तो उन्हें भी जोड़ के बताया गया कि 3 फार्मूला, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। एक वो भाषा जो बच्चे सहज तरीके से बोल पा रहे हैं, मातृभाषा हो गई हमारी मातृभाषा, एक वो भाषा जो उनके राज्य की भाषा है, और एक हमारी हिंदी इंग्लिश, जैसा वो चूज़ करना चाहे उसमें से आपको एक बच्चों को पढ़ानी है। यानी बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना ही होना चाहिए, जिसमें बच्चे को बेसिक सी बात है मदर टंग की उन्हें आदत होती है, वो बोल भी लेते हैं, उसमें हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है। बच्चों में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया जाए।
अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया जाए। प्राथमिक कक्षाओं और एलिमेंट्री स्टेज के परे दौर में पढ़ने पर जोर दिया जाए, जिससे हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिल सके। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों की चिंतन, तर्क शक्ति, अमूर्तों की संकल्पना, समस्याओं का सूत्रबद्ध कर उन्हें सुलझाने आदि की योग्यता समृद्ध हो। ठीक है, चलिए शिक्षा के उद्देश्य भी हम इसी टॉपिक में पढ़ लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश हो, बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश हो, भाषा शिक्षा का समावेश हो, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता का समावेश हो, अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा रहना चाहिए, यानी जो अनुदेशन का मतलब जो उनकी वार्ता होती है, जो आपस में बच्चों से होती है या जो आपसे होती है, वह मातृभाषा में होना चाहिए। सामाजिक भाषाओं का समावेश होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता का समावेश होना चाहिए, रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों का स्वतंत्र विकास करना चाहिए। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और अच्छा एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जो सीटेट या अदर टेट के आपको पेडागॉजी एरिया में आपको मदद करेगी। किसी भी टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, एग्ज़ाम में बैठा है, उसे एक टीचर के हिसाब से नहीं सोचना है, उसे एक बच्चे के हिसाब से सोचना है हमेशा ही। बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि शिक्षक उसे दंडित करे या अनुशासन में रखे, तो आपको नहीं रखना है। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि बच्चे को किस तरीके से डील करना चाहिए, तो आपको नेगेटिव पॉइंट जैसे अनुशासन है या दंड देना है या बच्चे को बार बार टोकना है या इन सारी चीज़ों को आपको सबको अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। जिसमें बच्चा अपने आप में सहज महसूस करता है, वही कार्य आपको करना है। और आपको कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रश्न का उत्तर बच्चे के आधार पे देना है, ना कि शिक्षक के आधार पे। ठीक है, एनसीएफ की 5 गतिविधियाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक ये 5 गतिविधियाँ हमारी इम्पोर्टेंट है मोस्ट, और वो ऊपर जो मैंने भी वो बताया है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। उन्हीं से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। बच्चे करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्टिव मेथड, मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। इन 5 तरीक़ों से बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चा जिन 5 गतिविधियों में से जिस विधि में वह सहज महसूस करता है, आपको उसी विधि से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, जिस विधि से बच्चा सहज महसूस करता है उस विधि से आपको पढ़ाना है। ठीक है, सामूहिक विधि ऐसे होगी जिससे बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, आपस में आंसर देते हैं, वो हमारी सामूहिक विधि होगी। सॉरी, इसी तरीके से आपकी मिक्स्ड विधि हो जाती है। उसमें भी बच्चे आपस में, मिक्स्ड विधि में टीचर भी शामिल हो जाता है और सारे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। परीक्षण विधि होता है, कोई भी आपने कार्य किया है उसका परीक्षण किया जाता है उसके बाद में। ठीक है, निरीक्षण विधि होता है, इंस्पेक्शन मेथड होता है, और लर्निंग बाय डूइंग। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा। और आपको पीडीएफ का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है हमारे उसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।